म्यूजिक थियरी पार्ट 7। आज के वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। मैं संदीप वैशंपायन स्वप्नदीप अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम आगे अध्ययन करते हैं। दक्षिण और उत्तर संगीत पद्धति। भारत में दो संगीत पद्धतियां प्रसिद्ध हैं। पहली है कर्नाटक संगीत पद्धति, दूसरी है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। कर्नाटिक ऐसा भी कहते हैं, कर्नाटिक मतलब यहाँ ई की मात्रा लग जाती है, कर्नाटिक। तो एक प्रकार कर्नाटिक है या जिसे हम दक्षिण भारतीय पद्धति कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तर भारत संगीत पद्धति भी कहते हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति को दक्षिणी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों में प्रचलित है। इसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ये उत्तर भारत की ओर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये ज़्यादा प्रचलित है। यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में प्रचलित है। वास्तव में इन दोनों संगीत पद्धतियों की मूल सिद्धांत, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही सिद्धांत या दोनों ही जो संगीत पद्धतियां हैं, ये शारंग देव द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। और इस आधार पर और इसी शास्त्र के आधार पर ये दोनों संगीत पद्धतियां हैं, इसलिए इनमें बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता। इन दोनों ही संगीत पद्धतियों में वर्तमान काल में जो समानताएं बताई गई हैं, अब हम वो देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, पहले इसे देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में केवल गीत की बंदिश ये निबद्ध होती है। निबद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ, अर्थात इसमें नियम कायदे पूरे पूरे लगेंगे। जैसा गुरु मुख से सीखते हैं विद्यार्थी, उसी रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। इसे हम शब्द यूज करते हैं निबद्ध। बंदिश, ये बंदिश उर्दू शब्द है और बंदिश शब्द में भी एक बंदिश है, अर्थात ये भी अपने आप को बता रहा है कि ये नियमों से बंधी हुई है, तो इसे हम बंदिश कहते हैं। तो केवल गीत जो है या बंदिश जो है वही एक है जो निबद्ध रूप में गाई जाती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, अन्य संपूर्ण विस्तार जो है वो अनिबद्ध रूप से गाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत स्वर प्रधान कही गई है। गीत गाते समय ही आलाप, बोलतान या तान इत्यादि इस प्रकार का प्रयोग लिया जाता है। विलंबित ख्याल, अर्थात जिसे हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं, यह अति विलंबित लय में चलता है। कभी कभी इसे ठाह ऐसी लय भी कहते हैं, ठाह। हिंदुस्तानी संगीत का स्वरूप निबद्ध होने के कारण तबले पर ताल के ठेके का अखंड रूप से बजते रहना अत्यंत आवश्यक होता है। अखंड रूप से अर्थात ताल डोमिनेंट है, ताल के साथ ही हम इसकी प्रस्तुति कर पाते हैं। ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन या ठुमरी, इन शैलियों का गायन प्रदर्शन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर भारतीय संगीत पद्धति या जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। आइए अब हम कर्नाटक संगीत देखें। कर्नाटक संगीत मुख्यतः निबद्ध रूप से ही गाया जाता है, इसमें स्वतंत्रता कम होती है। कर्नाटक संगीत लय प्रधान अथवा ताल प्रधान होता है। गीत गाते समय केवल संगतियां, नेरावल या सरगम का प्रयोग किया जाता है तथा आलाप तान इसमें नहीं ली जाती हैं। सभी गीतों की लय मध्य लय में ही होती है। ये द्रुत या विलंबित इस प्रकार से अलग अलग लयों में नहीं गाया जाता। कर्नाटक संगीत का स्वरूप निबद्ध होने के कारण मृदंगम, ये वाद्य है, मृदंगम और मृदंगम पर इसकी जो ताल है उसका उपयोग संगीत को सौंदर्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ठेका बंद होने पर भी गायन उसी प्रकार से गाया जाता है जैसा पहले गा रहे थे, और वो बिल्कुल ताल के साथ चलता चला जाएगा और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, प्रदर्शन में कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रागम, यहाँ म में हलंत लगेगा, तालम म में हलंत लगेगा जैसा हम संस्कृत में करते हैं। तो रागम, तालम, पल्लवी तथा कीर्तन, इस प्रकार की कुछ जो प्रकार हैं वो हमें प्रदर्शन के रूप में यहाँ दिखाई देती हैं।
अब बात करते हैं समानताओं की। दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत ऐसे मिलाकर 12 स्वर स्थान प्राप्त है, अर्थात 12 स्वर लगते हैं, शुद्ध 7, विकृत 5। तो इस प्रकार से दोनों ही संगीत पद्धतियों में आपको 12 स्वर प्राप्त होते हैं। दोनों ही पद्धतियों में 12 स्वरों से ठाठ या मेल, ये पद्धति के आधार पर रागों की उत्पत्ति होकर ऐसा माना जाता है कि संगीत में इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात ठाठ डोमिनेंट है, मेल जिसे कह लेते हैं हम, तो ये डोमिनेंट है। तो 12 स्वरों के आधार पर ठाठों का निर्माण किया जाता है। दोनों ही पद्धतियों में आलाप गान स्वीकार किया जाता है। दोनों में ही आलाप एवं तान के साथ साथ चीजें गाई जाती है। चीजें, यहाँ चीज, इसका अर्थ क्या है? यह आपके इंग्लिश वाला चीज नहीं है। यहाँ चीज का अर्थ है बंदिश या इससे रिलेटेड कोई काव्य या इस जो प्रकार होते हैं उन्हें हम चीज कहते हैं। जन्य जनक, ये जन्य जनक जो शब्द है इसी का अर्थ होता है ठाठ राग। तो जन्य जनक राग, जन्य जनक पद्धति का सिद्धांत दोनों में ही स्वीकार किया जाता है। तो ये इनकी समानताएं हैं। आइए अब हम इनकी जो असमानताएं हैं वो देखते हैं। असमानताएं या भिन्नता। उत्तर संगीत पद्धति और दक्षिण संगीत पद्धति में यद्यपि स्वरों के स्थान तो 12 ही माने गए, किंतु दोनों में स्वरों के नाम, उनके उच्चारण ये अलग है। उत्तर संगीत पद्धति में केवल 10 ठाट माने गए हैं। अगर आपने हमारे ठाट वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने आपको 10 ठाटों का विवरण दिया है। ठाट को मेल भी कहते हैं। तो रागों की उत्पत्ति उत्तर भारत में 10 ठाटों के आधार पर मानी गई है, जबकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर दक्षिण पद्धति में 72 ठाट ऐसे माने गए हैं। तो जनक ठाट या मेल ये कितने माने गए? 72, 72। तो इनका ये प्रमाण हमें इस प्रकार से मिलता है। दक्षिण पद्धति में चीजें कन्नड़, तेलुगु, तमिल इत्यादि भाषाओं में रची गई। बनी सी बात है, जब दक्षिण भारत हम कह रहे हैं तो दक्षिण भारत में प्रचलित पद्धति उन्हीं की भाषा में होगी। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखें उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जो है, इनके गीत ब्रज भाषा में, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मारवाड़ी या भोजपुरी इन भाषाओं में प्रचलित है। दोनों पद्धतियों में ताल भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक में आप देखें उत्तर भारत में हम तबले का प्रयोग अधिक करते हैं। पहले पखावज होती थी, पखावज का उपयोग आज भी होता है लेकिन थोड़ा कम हो चुका है। तो ताल जो तबले पर बजते हैं तो तबले के बोल के आधार पर ये ताल अलग होंगे, और मृदंगम के आधार पर या मृदंगम से निकलने वाली जो आवाजें हैं उनके आधार पर वो राग या उनके जो बोल हैं वो अलग होंगे। दोनों ही पद्धतियों के ताल भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों ही पद्धतियों में स्वर उच्चारण तथा आवाज निकालने की शैली भिन्न होती है। तो स्वरों का उच्चारण, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था कि स्वरों का उच्चारण दोनों में अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हम कहते हैं उत्तर भारत में सा के बाद रे, वहां पर री शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपको थोड़ी सी भिन्नता प्राप्त होती है। आगे और देखें, दोनों ही पद्धतियों में प्रायः अपने अपने स्वतंत्र राग हैं, अर्थात दोनों ही पद्धतियों में रागों की ऐसी कोई समानता आपको प्राप्त नहीं होती, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ राग ऐसे हैं जो हम एडप्ट करते हैं, तो दोनों ही पद्धतियों में ये समान हो जाते हैं। कुछ दक्षिण भारत ने उत्तर भारत के रागों को एडप्ट किया है, और कहीं कहीं उत्तर भारत ने दक्षिण के कुछ रागों को एडप्ट किया है। दक्षिणी संगीत पद्धति के स्वर शुद्ध सप्तक को हम कनकांगी या मुखारी मेल ऐसा नाम देते हैं, जबकि उत्तर भारत पद्धति में इसे हम बिलावल ठाट ऐसा नाम देते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि दक्षिण और उत्तर भारतीय पद्धति में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, अर्थात क्या असमानताएं हैं। इनका आज हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। हमें यह उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। खुश रहें, दुनिया को खुश रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।